Stage for a fireside chat. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी और सहकारिता मंत्रालय जिसको वो अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ समिट के इस स्टेज पर आज। और मैं तहे दिल से खास आपका धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि टाइम्स नाउ अपने 20वें साल में प्रवेश कर चुका है और 20 साल भारत को आगे रखने की जो हमने संकल्प किया था उसी पर हम अग्रसर हैं। अमित शाह जी, आपको आयरन मैन कहते हैं। आपने टेररिज्म का जिस तरह से खात्मा किया, कश्मीर में 4 ग्रुप्स सेपरेटिज्म छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, नक्सलिज्म का आपने खात्मा करने का प्रण लिया है 2026 तक। ये पूरे प्लान आप पहले से अपने मन में तय करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं या जायजा लेते हैं? थोड़ा जनता जानना चाहती है कि आप अपना ये गोल कैसे सेट करते हैं। देखिए नाविका जी, मुझे तो लेगेसी में सब मिला है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसके पहले लगभग 30 साल से वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर, ये तीनों क्षेत्र एक प्रकार से बहुत गंभीर प्रकार की अशांति में घिरे हुए थे। ढेर सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, ढेर सारे हथियारी ग्रुप थे। मैं अब तक की बात करूं तो तीनों क्षेत्र में होकर लगभग 16,000 युवा हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं। वो 10 साल पहले 16,000 लोग हथियार लेकर, ऑटोमेटिक वेपन लेकर एक क्षेत्रों में घूमते थे। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का गृह मंत्री कोई भी बनता है तो इसकी पहली ड्यूटी होगी कि एक क्षेत्र को हमेशा के लिए शांत और विकसित क्षेत्र बनाना। और नरेंद्र मोदी सरकार की ये प्रायोरिटी है, प्रधानमंत्री जी की ये प्रायोरिटी है, तो ऑटोमेटिकली मेरी भी प्रायोरिटी बन जाती है। इसमें कोई तय कर आना और ऐसा नहीं। जिन लोगों को भारत के भूगोल का परिचय हो, सबको मालूम है कि ये 3 समस्याएं नासूर बनकर भारत के विकास को अवरुद्ध कर रही थी, रोक रही थी। और ये 3 समस्याओं के कारण ढेर सारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाने की जगह नेगेटिव खर्च हो रही थी। तो इसको शांत करना स्वाभाविक रूप से होम डिपार्टमेंट का प्रायोरिटी बनता है। अमित शाह जी, आप चुनाव इस तरह से लड़ते हैं जैसे विपक्ष तय ही नहीं कर पाता कि आपने किया क्या। 3 चुनाव आपने हाल ही में जीते, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली का चुनाव। अब आपने कह दिया है कि बिहार, बंगाल, सब जगह आप आने वाले हैं और आपने तो कल पार्लियामेंट में कह दिया कि 15-20 साल तक किसी का कोई चांस ही नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता? तभी लोग कहते हैं कि सब मैंने पहली बार नहीं कहा है। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष बना तब मेरे पहले भाषण में कहा था कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और उसमें से 10 साल हो गए हैं। मैंने कुछ नया नहीं किया है, मगर उस वक्त आप लोग शायद इतनी गंभीरता से नहीं सुनते थे। अब थोड़ा गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन इसीलिए शायद विपक्ष कहता है कि सारे इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन सब आपका है, तो आपने अपनी जीत पहले से ही तय कर ली है, चुनाव बाद में होंगे। तो इसमें आपत्ति क्या है? लोकतंत्र के अंदर कोई भी पार्टी का विजय वो पार्टी के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो स्वाभाविक रूप से कॉन्फिडेंस होता है कि जनता हमें स्वीकार करेगी। जो परफॉर्म नहीं करते हैं उनका आत्मविश्वास नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल केंद्र सरकार, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, वहां स्थितियों को बदलने में हमने सफलता प्राप्त की। और इसलिए विश्वास आता है
नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ कहने की, आप इजाजत ही नहीं देते उनको, सरकार बोलने नहीं देती। देखिए नाविका जी, राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट में बोलने के रूल होते हैं। बजट पर चर्चा हुई, उनको 42% टाइम दिया गया, जो उनको तय करना है किसको बोलना है, हम कैसे रोक सकते हैं। सब डिपार्टमेंट पर चर्चा हुई, बड़ा 40% टाइम विपक्ष को दिया गया। वो विपक्ष के सम्मानीय नेता है, वो वियतनाम थे, कैसे बोल सकते हैं। फिर जब मैं आऊंगा तब बोलूंगा, ये पार्लियामेंट है भाई, ये पार्टी का दफ्तर नहीं है। यहाँ कुछ रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, और फिर चिल्लाते रहना सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। सिंपैथी इस तरह से प्राप्त नहीं होती है। मैं राहुल गांधी जी को इस मंच से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी को कितने घंटे बोलने के लिए टाइम दिया और आप क्यों नहीं बोले। उनको बोलना चाहिए था अपनी पार्टी के इस समय में, मगर वो बोले नहीं। और जब किसी और का समय होता है खड़े हो जाते हैं, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा प्रिविलेज है यहां नहीं होता फैमिली का, वो कांग्रेस पार्टी में होता है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब खड़े होते हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट समय दे दिया जाए। तो डिपेंड्स कौन है। पद का रिस्पेक्ट नहीं है, इंसान का रिस्पेक्ट होता है। ऐसा है नाविका जी, पद के साथ साथ आप कितनी संजीदगी से इस पद का कार्यभार वहन कर रहे हो, इसका भी महत्व होता है। आप कभी भी खड़े हो जाओगे और कहोगे कि मैं लीडर ऑपोजिशन हूं, ऐसे नहीं होता है। पार्लियामेंट के रूल्स बने आज के नहीं है, कांग्रेस के जमाने से बने। हमारे आने के बाद एक भी रूल हमने नहीं बदला है, पहले से पार्लियामेंट इसी रूल्स से चलती है। इसकी परंपरा है, देश के निर्णय हैं, ये सब मिल मिलाकर पार्लियामेंट चलती है। और मैं एक सीधी सी बात आपको पूछता हूं, इनकी पार्टी को टाइम दिया गया है नहीं दिया गया, और दिया गया तो वो क्यों नहीं बोले। उनको कोई नहीं रोक सकता, मगर जब आप आओगे तब बोलोगे किसका वक्तव्य चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई बिल चल रहा है, कोई क्वेश्चन ओवर है, कुछ नहीं देखना और खड़ा होना। इस प्रकार से पार्लियामेंट नहीं चल सकती। आई एम सॉरी टू से, उन्होंने पार्लियामेंट के रूल्स का पूर्णतया पालन करना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से पालन करना चाहिए। विपक्ष कहता है कि देश में एक अनसेड इमरजेंसी चल रही है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? बोले तब तो आपको मालूम पड़ा। अगर इमरजेंसी होती तो ऐसा बोलते ही जेल में जाते। ये धड़ल्ले से बोलते हैं ना, इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट दिखाए बगैर इमरजेंसी बोल रहे। इससे ज्यादा आजादी क्या हो सकती है कि जबकि इमरजेंसी नहीं है और आप कहोगे इमरजेंसी है। वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप ऑनर नहीं करते। देखिए, आपके मंच में यहां आकर बैठते तो स्वतंत्रता थी या नहीं थी? नहीं, हम तो बॉयकॉटेड लिस्ट में हैं। नहीं, आप नहीं, कहीं पर भी नहीं जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ले, चलो, कौन रोकता है। वो कहते हैं कि सवालों के जवाब नहीं देती आपकी सरकार बुलडोज करती है, आपकी सरकार में मुसलमानों के हक छीने जाते हैं, और कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है क्योंकि आप वक्फ बिल लेकर आने वाले हैं। देखिए, वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में कोई लंबी बहस के बगैर वक्फ बिल को पारित कर लिया, और वो बिल पारित कर अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ढेर सारे ऐसे प्रावधान कर दिए जो हमारे संविधान से ही मेल नहीं खाते। हम वक्फ बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता है। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? कभी नहीं हो सकता। और हुआ है, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया, और कानून क्या बनाया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो।
प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद गार्डन, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अंतिम सांस ली, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब कोई मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन वक्फ है। ईडन गार्डन्स भी। अब भाई ये कैसे चलेगा? हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा, वो निर्णय कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं। तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं। वह कभी क्यों? तो क्या सरकार ऐसे रोएगी कि हमारा अधिकार ले लिया? सरकार के कानून भी चैलेंज होते हैं। और ये पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे, फिर भी सीखते नहीं है। हम क्या कर सकते बताइए? लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओवैसी जैसे तो ब्लैक बैंड पहनकर आते हैं पार्लियामेंट में। ये बिल आएगा तो बहुत हंगामा होगा। देखिए, उनका विरोध करने का अधिकार है। कोई कपड़ों से करता है, कोई शब्दों से करता है। शब्द नहीं होता तो कपड़ों से करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बाकी पार्लियामेंट में तो बोलकर विरोध करना चाहिए, तर्क से विरोध करना है, लॉजिक से विरोध करना चाहिए। तो आपने कहा कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा तो तमिलनाडु में एक मंदिर का लैंड जो है 1500 साल पुराना मंदिर, उसको जो वक्फ बताया गया है, उस मंदिर का क्या? ऐसा है, मैंने जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगी ये कहा है, इन नई वक्फ की प्रॉपर्टियों को और पुरानी वक्फ की प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट को कहा है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, हम कैसे छीनेंगे? सरकार नहीं कर सकती है। डिस्प्यूट कोर्ट में तो जा ही सकते हैं। किसी का भी फैसला डेमोक्रेटिक कंट्री में कानून की अदालत में न जाए, इस प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए। तो अगले हफ्ते में, और वो कानून को भी चैलेंज कर सकते हैं। जो कानून बनता है उसको भी तो कोई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ढेर सारे 370 को भी चैलेंज किया था, सीए को भी किया है। चैलेंज हो ही सकते हैं कानून। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर में नहीं है तो कोर्ट इसका संज्ञान लेंगी। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे? देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। और जितना ऑपोजिशन है, दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे, अपोज जी, मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है। हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। इमरजेंसी कहां है? आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अपीजमेंट करते हैं। सौगातें मोदी जो ईद पर भेजी जा रही है, वो अपीजमेंट नहीं है? नहीं, इसमें क्या अपीजमेंट है? आपने होली भेजी नहीं, बैसाखी भेजेंगे? कई कार्यकर्ताओं ने भेजा है। आपको इंटरेस्ट सौगाते मोदी में है, आपको मतलब मीडिया को। नहीं, होली की भेजी थी। हमारा तो 15 अगस्त का भी कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का होता है, जन्माष्टमी का होता है, रामनवमी देखना कैसे मनाते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर आपको सिर्फ यही दिख रहा है। आजकल सवाल इस पर उठ रहे हैं कि पॉलिटिक्स में चुनाव आ रहे हैं, तो बिहार का चुनाव आ रहा है, वहां नीतीश जी असेंबली में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कभी नेशनल एंथम चल रहा है, चल पड़ रहे हैं। तो क्या चुनाव की ये जो गठबंधन है ये दुरुस्त है, फर्म है? गठबंधन दुरुस्त है। हमारे सभी के सभी जिलों में एनडीए के सभी घटक दलों के
जिला स्तर के संयुक्त सम्मेलन भी हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। हमने बिहार के विकास के लिए मोदी जी की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने ढेर सारे काम भी किए हैं। मैं बिहार लगातार जाता हूं, अभी 29 को भी जाने वाला हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि गत समय से भी ज्यादा बहुमत के साथ वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। तमिलनाडु के साथ भी एआईएडीएमके की आपकी जो अलायंस की कवायद है शुरू है। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर, अब तमिलनाडु की भी तैयारी है। देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, एआईएडीएमके के मित्र और हमारी पार्टी के लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही घोषित होगा देश के सामने आ जाएगा। परंतु वहां डीएमके सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है और जिस तरह से अव्यवस्था फैली है, इंडस्ट्री वहां से भाग रही, यूथ वहां से भाग रहा है, हायर पे स्केल देकर भी कोई तमिलनाडु में नौकरी करना नहीं चाहता, इतनी अव्यवस्था कर दी है। जो साउथ के का एक जमाने में सबसे प्रोग्रेसिव और डेवलप स्टेट माना जाता था, वो स्टेट आज बिल्कुल तितर बितर होने के कगार पर स्टालिन जी ने लाकर रख दिया, डीएमके ने लाकर रख दिया है। और ये सबसे तमिलनाडु की जनता परेशान है। मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। एक बार चुनाव आने दीजिए, अभी काफी देर है। बहुत सारा जनता का संकल्प जब तमिलनाडु में जाते हैं तो दिखाई पड़ता है। मैं विगत 1.5 महीने में 3 दिन जाकर आया हूं। डिटेल प्रवास किया है मैंने, 4 जिलों में गया हूं। मैं बताता हूं वहां की पल्स जो है ये डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने की। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो बहुत ज्यादा सक्सेस आपको नहीं मिला था। किस बेसिस पर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं? अब काउंटिंग होगा तो बेसिस मालूम पड़ ही जाएगा। मगर नाविका जी ये लीक कर रखेगा, काउंटिंग के दिन मुझे फोन करिएगा। वहां एनडीए की सरकार अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तमिलनाडु की सरकार ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया है, उस पर एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ है। इसका कोई हल है? देखिए, एडॉप्ट कर मना किया है। पहले इन्होंने एडॉप्ट कर लिया था। धर्मेंद्र जी ने पार्लियामेंट में इसके डॉक्यूमेंट्स भी बताए हैं। इसके बाद में चुनाव नजदीक आने के कारण जब उनको मालूम पड़ा है कि पब्लिक का गुस्सा करप्शन पर है, अव्यवस्था पर है और वो परिवारवाद जो उनके बेटे को उनकी जगह बिठाना चाहते, इस पर गुस्सा है, तब जाकर उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए हैं और जनता ये सब जानती है। लेकिन आप पीछे हटने वाले नहीं हैं? देखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज? कोई पीछे हटने की जरूर नहीं है। ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में हमने करने का प्रस्ताव रखा है। तमिलनाडु में जब ये अप्लाई होता है तो तमिल में पढ़ाया जाता है। ये पहला एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन स्थानीय भाषा में पढ़ाने की छुट्टी है। तो वो तमिल, मैं तो उनको कहता हूं तुम इधर उधर करे बगैर मेडिकल और इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक का अनुवाद तमिल में करो। वो नहीं करते हैं। और मैं उनको पूछना चाहता हूं, सीयूईटी की परीक्षाएं पहले 1-2 ही भाषा में ली जाती थी, अंग्रेजी और हिंदी, अब 13 भाषा में ली जाती है। इंजीनियरिंग की शिक्षा तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयालम, गुजराती सब में चालू हो गई, तमिलनाडु में नहीं होती है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश ने मेडिकल की शिक्षा हिंदी में चालू कर दी। उत्तर प्रदेश ने संकल्प किया है। तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पर अब तक तमिल भाषा में घोषणा नहीं होती थी, अब हो रही है। अब तक सीएपीएफ के एग्जामिनेशन 2 ही भाषा में होते थे, अब तमिल में भी हो रहे हैं, 13 भाषाओं में हो रहे हैं। और उच्च शिक्षा में हमने लगभग 1500 ग्रेजुएशन के पुस्तकों का 13 भाषा में अनुवाद किया है। और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 133 भाषाओं में 3,66,000 ई कोर्स उपलब्ध है। उसमें से 126 भारतीय बोलियां और भाषाएं हैं। ये क्या आरोप लगा रहे हैं? और ऐसा मानते हैं कि सब मान जाएंगे। हम भी फील्ड में जाएंगे, तमिलनाडु की जनता को बताएंगे तमिल विरोधी है तो डीएमके सरकार है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में तमिल में नहीं पढ़ाती।
मैंने आपका एक एक्स पर पोस्ट देखा और उसमें आपने लिखा था कि सेपरेटिज्म हैज बिकम हिस्ट्री इन कश्मीर। हुर्रियत के संगठन द्वारा जैसा नाता तोड़ने की खबरें आई हैं। कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद चुनाव भी हुए, अब सेपरेटिस्ट बाहर निकल रहे हैं हुर्रियत से। जो इलेक्शंस के बाद सरकार आई है उसके साथ तालमेल कैसा है? नहीं, अच्छा है, हमारा तो हर सरकार से अच्छा है। कहाँ अच्छा है सर? हर सरकार से, हमारी ओर से अच्छा ही है। अच्छा, तो शुरू करते हैं बंगाल में ममता बनर्जी से। नो, वो बोलती है, बाकी अन्याय मुझे कागज पर जरा भी दिखा दे कि अन्याय हुआ है, कभी नहीं होता है। पर आपने कल ही कहा पार्लियामेंट में कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, घुसपैठिए आते हैं, वहां बंगाल की सरकार आपके साथ मदद नहीं दे रही, तो कॉन्फ्रंटेशन तो चलता है। हमारे साथ नहीं है, वो उनको वोट बैंक नजर आते हैं, इसलिए घुसपैठियों को घुसाकर मतदाता बना रही है। वो इनका इंटरेस्ट है, हमारे साथ कन्फ्रंटेशन नहीं है। पर भारत, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पार्टी ने अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए भारत में घुसपैठियों को आने देना चाहिए। तो कश्मीर में आपने चुनाव करवा दिए, एक बड़ी सक्सेसफुल चुनाव हुए, सरकार बन गई, अब स्टेटहुड पर सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखिए, सिर्फ चुनाव करा दिए ऐसा नहीं है। कश्मीर में 40 साल के बाद पहला चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ है। दूसरा, 40 साल के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें एक भी टीयर गैस नहीं चला है, एक भी गोली नहीं चली है। और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जहां 60% लोगों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया है, चाहे घाटी हो चाहे जम्मू। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और हम नहीं जीते हैं, जो जीते वो ही सरकार चला रहे हैं। स्टेटहुड का सवाल है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को एक प्रकार से एसेस कर निर्णय लेना होता है। मगर नाविका जी, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है, हम स्टेटहुड जरूर सुनिश्चित करेंगे। इसका टाइम टेबल इस तरह के शो में आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऐसी मशीन दीजिए तो हम भी ईवीएम की तरह कुछ टीआरपी का बंदोबस्त करें। देखिए, ईवीएम की अंदर से जीत का परिणाम निकालना है तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूं, विपक्ष भी सुन ले, बड़ा सरल है। सुबह 6 बजे से रात को 1 बजे तक अपने लिए जीने की जगह देश के लिए जीना सीखो, अपने आप ईवीएम जीता देगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते, मगर सुबह 6 बजे से लेकर जब तक आपकी नींद न लगे अपने लिए ही जियोगे तो ईवीएम हरा देता है। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष के सारे नेता ऐसे ही करते हैं? मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो फॉर्मूला बताया क्योंकि आपने पूछा। आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन हुआ, वो राज्यसभा चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया। 1 मिनट, ये आपका सवाल ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जैसा है। प्रिविलेज के ब्रीच की मोशन कोई भी ला सकता है। आप एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हम पार्टी और सरकार को अलग रखते हैं। तो उन्होंने कहा आप सत्यापित करिए, तो मैंने कहा मैं सत्यापित करूंगा। अब शाम को 8 बजे, बड़ा 7-8 बजे बात हुआ। दूसरे दिन 10 बजे मैं सत्यापित करता हूं या नहीं करता हूं, वो देखे बगैर वो प्रिविलेज का मोशन लेकर आ गए। साइमल्टेनियसली मैंने भी 11 बजे, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट था जो बताता था कि 1948 से 86 तक प्रधानमंत्री राहत कोष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पदेन मेंबर होते थे, वो डॉक्यूमेंट बता दिया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखा। इसके कारण उनकी प्रिविलेज मोशन रिजेक्ट हो गई, कर दी गई है नहीं, मेरिट्स में रिजेक्ट हुई। और इन्होंने आपत्ति भी नहीं ली, सिर्फ आप आपत्ति ले रही हो। तो आप
डिटेल नहीं बताना चाहते कि प्रधानमंत्री के जो रिलीफ फंड में लेखा जोखा है वो डिटेल बताना नहीं चाहते? प्रधानमंत्री रिलीफ फंड कांग्रेस के जमाने में बना था, इसका ऑडिट नहीं होता था। हमने पीएम केयर फंड बनाया है, इसका ऑडिट भी होता है, लेखा जोखा भी होता है, और इसको संभालने वाले आईएएस अफसर होते हैं, हम लोग नहीं संभालते हैं। भारत सरकार के चुने हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इसके मेंबर हैं। जो चुन कर आएगा वो उसका मेंबर रहेगा। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को नहीं रखा है। हमारा कामकाज ट्रांसपेरेंट है, उसका ऑडिट भी होता है और पूरी दुनिया के सामने ऑडिट उजागर भी होता है। एक सोसाइटी है, सोसाइटी के एक्ट के हिसाब से हम बैलेंस शीट भी सबमिट करते हैं। राहुल गांधी ने बहुत सवाल उठाए थे जो इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के मामले थे। पहले उसमें चीफ जस्टिस होते थे, अब नहीं होते। तो मैं पूछना चाहती हूं कि चीफ जस्टिस को हटाने का आपका रीजन क्या है? देखिए नाविका जी, मेरी कम से कम आपके तो रिक्वेस्ट है कि ऑपोजिशन जो बोलता है इसको फेस वैल्यू पर मत लीजिए। इस गंभीर प्रकार के लोग नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। कांग्रेस के जमाने से कोई कमेटी नहीं थी, प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट, कोई कमेटी भी नहीं थी। फिर कोई कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसके लिए कानून लाना चाहिए, और जब तक कानून नहीं होता है तब तक प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेटी रहेगा। ठीक है, हम कानून लेकर आए और कानून के तहत हमने कमेटी बनाई कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और कोई एक मंत्री जो प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे उनकी कमेटी होगी। और इसके नीचे पैनल बनाने के लिए 1.5 साल जो एप्लीकेशन आएगी उसमें 9 सचिवों की कमेटी बनाई, सेक्रेटरीज की। वो उसको शॉर्टलिस्ट कर एक पैनल देगी, पैनल में से ऊपर जो कमेटी बैठेगी एक सिलेक्ट करेगी। फिर इसको चैलेंज करा, कोर्ट में मामला गया। कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने मामले को जब सीज किया तब उन्होंने कहा तब तक ये अपॉइंटमेंट न हो ऐसा ऑर्डर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कोई स्टे नहीं देते, हम कानून पर विचार करेंगे, तब तक अपॉइंटमेंट हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और उसके बाद में हमने मीटिंग बुलाई और ऑर्डर करा। अब इसमें हमने किसको निकाला, क्या निकाला? ये तो टेम्पररी अरेंजमेंट था। उन्होंने हमें कानून बनाने को कहा था तो कानून हमने बना दिया। लेकिन परसेप्शन तो यही है कि एक सरकार के परसेप्शन तोड़ने के लिए तो मैं आया हूं। गलत परसेप्शन चल रहा है। मैं फिर लौटती हूं उसी सवाल पर, क्योंकि एक परसेप्शन यह है कि एक कमेटी जो चूज करेगी इलेक्शन कमिश्नर, उसमें 2 एक ही पार्टी के, एक ही सरकार के सदस्य होंगे और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो आप पहले ही मेजॉरिटी में हैं, मीटिंग करें या ना करें आप ही की चॉइस बनेगी। फिर तो कल आप कहोगे कि कैबिनेट सचिव भी एक ही पार्टी का आदमी तय करता है, गृह सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी भी एक ही पार्टी, वित्त सचिव भी एक ही मिनिस्टर तय करता है, प्रधानमंत्री तय करता है। ऐसे कैसे होता है देश? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्ट है। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होने के साथ ही उसको संवैधानिक संरक्षण मिलता है, उसकी स्वायत्तता तय होती है। और इसी तरह से अगर हम सब पर शक करते जाएंगे तो कुछ नहीं हो गया। तो स्पीकर भी एक पार्टी से चुनकर आते हैं, एक ही पार्टी से चुनकर से। कोई चीफ जस्टिस बनता है तो पहले लॉयर होता है, अनेक लोगों के केस लड़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं है। मगर जब वो शपथ लेता है संविधान की, तो संविधान की शपथ लेने के साथ ही उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, न्यूट्रलिटी के साथ काम करने के लिए अनेक अधिकार दिए हैं। इतनी शंकाओं से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। लेकिन तो आप आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे कि इसने कभी भाजपा को वोट दिया था, ऐसे नहीं हो सकता। जब कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी एक पद पर बैठता है, पद के अपने दायित्व को समझता है, इसकी शपथ लेता है, तो अपने आप न्यूट्रलिटी आती है। न्यूट्रलिटी आप कह रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी से, वो तो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसे देश में चुनाव कराने हैं
और सिर्फ एक पार्टी को नहीं उसमें इन्वॉल्व करना है, देश की जितनी पॉलिटिकल नाविका पार्टी। जी, ये एंडलेस है। बाद में कहोगे किसी ने तय किया, तो क्या इस भाजपा के समय में वो मध्य प्रदेश में सेक्रेटरी था तो अब भाजपा का काम करेगा, इसके समय में इसके मंत्री के नीचे काम करते थे तो उसका काम करेगा, कोई भी सिलेक्ट करेगा, आप भी करोगी तो भी यही आरोप लगेंगे।